नमस्कार मित्रों, अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समास का हमारा टॉपिक चल रहा है और हमारा समास में बिंदु चल रहा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर हमने एक तो तत्पुरुष आपको बता दिया, हमने कहा कि भाई इसमें समानाधिकरण होता है, एक इसमें व्यधिकरण होता है। व्यधिकरण में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, समानाधिकरण के अंदर सेम विभक्तियां होती है। समानाधिकरण का दूसरा नाम हमने बताया था कर्मधारय समास। यानी कि आप यूं समझ सकते हैं बच्चों कि तत्पुरुष समास का भेद होता है कर्मधारय समास। तो हम कर्मधारय समास पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमने आपसे कहा कि जो कर्मधारय समास है उसी का भेद होता है द्विगु समास। कौन सा होता है बच्चों? द्विगु समास। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे द्विगु समास। क्या इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, हमारे एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सारी बात आपको यहां बताई जाएंगी। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पे सारा कोर्स आपको मिलता है फ्री और बहुत ही आसान तरीका से, एकदम अच्छी ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। तो टॉपिक डालेंगे आज का द्विगु समास, लिखेंगे द्विगु समास है। ये हमारा आज का बिंदु रहेगा बच्चों, द्विगु समास है। अब द्विगु समास किसका भेद है? हमने आपसे कहा कि भाई तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कर्मधारय समास का भेद। आप यहां नोट कर सकते हैं इस बात को, कर्मधारय समासस्य भेद है। कर्मधारय समास का भेद कौन सा है? द्विगु समास। ये हमारा जो समास है ये कर्मधारय समास का भेद है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या पहचान होती है द्विगु समास की? बहुत ही सरल पहचान है। इसमें एक नियम या सूत्र है, संख्या पूर्वो द्विगु। इसका मतलब होता है बच्चों कि जब संख्या हमें पूर्व में मिल जाए, ठीक है ना, तो वहां पर द्विगु समास हो जाता है। अभी अभी हमने कहा कि भाई कर्मधारय का भेद है, तो कर्मधारय में हमने पढ़ा था जैसे विशेषण विशेष्य होता है, उपमान उपमेय होता है, ये चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब पहला पद इसमें संख्या हो और दूसरा जो पद है वो आपका संज्ञा यदि है, तो समझ लेना वहां आपका द्विगु समास होगा। ठीक है बच्चों, बस एकदम सिंपल सी बात है। संख्या पूर्व में मिलेगी और बाद वाला पद आपका जो होगा उत्तर पद, वो होगा आपका क्या? बताइए क्या होगा? संज्ञा। ठीक है, ऐसे लिखिए। चलो, इसमें जो मेन बातें हैं उनको आप नोट कर लीजिए। यहां से लिखेंगे, लिखिए यदि कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाची व दूसरा पद संज्ञावाची हो तो वहां द्विगु समास कहलाता है। यह चीज आप समझ गए होंगे। देखिए बच्चों, हमने कहा कि यदि कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास तो आप पढ़ चुके हैं, पहले ही हमने बता दिया है। कर्मधारय समास में यदि पहला पद आपका संख्यावाची मिले, संख्या आप जानते हैं, संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संस्कृत में संख्या आएगी एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश, कितनी भी संख्या आ सकती है, तो संख्या आएगी। और दूसरा जो पद रहेगा वो हमारा संज्ञावाची रहेगा। संज्ञा आप जानते हैं, किसी का नाम, वस्तु, विशेष इत्यादि जो भी है वो सब संज्ञा आपकी हो सकती है। दूसरा आपका संज्ञा मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे द्विगु समास। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो और तथ्य हैं जो जानने के योग्य हैं वो क्या है, लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो यह समास का मतलब द्विगु समास। यह समास लिखिए प्रायः समूह के अर्थ में होता है। समूह के अर्थ में मतलब समाहार अर्थ में होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। समाहार
समाहार का मतलब वही, समाहार का मतलब इस समूह ही है, समाहार अर्थे, ऐसे आप इसको समझिए। ठीक है, तो ये जो समास है आपका द्विगु समास, ये किस अर्थ में होगा बच्चों बताइए? समाहार अर्थ में, या फिर यूं कह सकते हैं समूह के अर्थ में होगा आपका ये समास। किस अर्थ में? समूह के अर्थ में। ठीक है ना। आगे लिखिए, इसमें इंपॉर्टेंट लिखिए, समस्त पद, समस्त पद सामान्यतया, सामान्यतया नपुंसक लिंग एक वचन, नपुंसक लिंग एक वचन, एक वचन या स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। यह बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। कह रहे हैं कि यह समास प्रायः समूह के अर्थ में होता है। ठीक है, इसके बाद में कह रहे हैं कि समस्त पद जो होगा, यानी समास करने के बाद में जो हमारा पद बनता है उसको कहते हैं बच्चों समस्त पद या समास युक्त पद। तो यहां कह रहे हैं कि जो समस्त पद होगा वो सामान्यतया नपुंसक लिंग एक वचन में होगा। ठीक है, या फिर स्त्रीलिंग एक वचन में होगा। बस दो ही कंडीशन आपको मिलेंगी, या तो स्त्रीलिंग आपका स्त्रीलिंग में होगा तो स्त्रीलिंग एक वचन होगा, और यदि नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंग एक वचन होगा। पुल्लिंग में आपको ये नहीं मिलेगा। इतना आपको ध्यान रखना है यहां पर। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक बात आती है विग्रह वाली, कि भाई विग्रह हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे, वो आप इसमें लिख लेंगे। विग्रह कैसे करते हैं, इसमें हम विग्रह कैसे करते हैं, इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। भाई देखिए, विग्रह से संबंधित इसमें आप लिख लेंगे, विग्रह करते समय, लिखो एक बार आप नोट कर लेंगे इसको। विग्रह करते समय दोनों पदों को मतलब प्रथम पद और उत्तर पद, पहला पद और बाद वाला पद, तो विग्रह करते समय दोनों पदों को संख्या के अनुसार, संख्या के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों? संख्या के अनुसार। जैसे मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब एक वचन में कि है, बहुवचन में है, कितने में है, संख्या के अनुसार आपको षष्ठी विभक्ति में, संख्या के अनुसार किसमें? षष्ठी विभक्ति में लिखकर, षष्ठी विभक्ति में लिख करके आगे समाहार है, ऐसा आपको लिखना है। समाहार पद जोड़ा जाता है, ये हमने इसमें आपको बता दिया है। देखिए इसके अंदर बच्चों जो विग्रह कैसे करते हैं इस चीज को हमने समझाया है। देखिए तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि विग्रह करते समय दोनों पदों को, प्रथम पद और उत्तर पद, पहला और दूसरा जो पद है, ठीक है ना, दोनों पदों को संख्या के अनुसार षष्ठी विभक्ति में लिख करके, अब देखना है कि भाई कितने पद हैं, ठीक है ना, उसको देख करके आप क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति में लिख करके आगे समाहार है ऐसा पद जोड़ देंगे, यानी समाहार पद जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? समाहार। बात को समझे कि नहीं समझे? ऐसे आपको इसमें करना है। जैसे मान लो 3 भुवनों का समूह, या 3 भवनों का समूह, या फिर आप कह सकते हैं 3 लोकों का समूह। तो त्रयानाम, अब यहां पर त्रयानाम लोका नाम, तो लोक 3 हैं, 3 लोकों की बात चल रही है, तो एक वचन आएगा कि द्विवचन आएगा कि बहुवचन आएगा? बहुवचन आएगा। तो त्रयाणाम लोका नाम समाहार है। अब 2 चीज होती है तो द्विवचन आता, समझ गए कि नहीं? अब एक तो हो नहीं सकती भाई, एक का तो समूह कहलाएगा नहीं, समूह के लिए 2 या 2 से ज्यादा चाहिए तभी तो समूह कहलाएगा वो, समझे कि नहीं? ऐसे तो ये हमने इसमें जो मेन बातें हैं बच्चों, जो मेन फैक्ट हैं वो मैंने यहां पर आपको समझाए। ये चीज आप यदि समझ जाते हैं तो अब आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें उदाहरण देखने हैं, उदाहरण समझने हैं बस, और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। छोटा सा समास है, बहुत ज़्यादा इसमें मैटर नहीं है, ठीक है ना? इतना नोट कर लीजिए आप। इसके बाद में इसमें हम उदाहरण समझते हैं, 10-15 उदाहरण जो कि आपकी एग्जाम में पहले आ चुके हैं और आने वाले पेपर में जरूर आएंगे, ठीक है ना? चलिए नोट करिए।
चलिए बच्चों, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपके लिए एग्जाम के हिसाब से वो हम जान लेते हैं। चलिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां आप नंबर डालेंगे 1 नंबर और लिखेंगे उदाहरण। मैं इसमें विग्रह कर रहा हूं और विग्रह के साथ में आपको उदाहरण बताता हूं। हमने अभी अभी कहा कि विग्रह में कैसे करेंगे, समाहार पद जोड़ेंगे और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और उसमें देख लेंगे भाई एक है कि कितने हैं, मतलब एक से ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है। 2 या 2 से अधिक मिलेंगे आपको, एक से ज्यादा तो खैर निश्चित है ही। तो यहां पर लिखेंगे आप जैसे 3 भुवनों का समूह, तो इसमें लिखेंगे आप भाई बहुवचन है इसलिए त्रयाणाम आएगा, बहुवचन है इसलिए त्रयाणाम, भुवना नाम, भुवन है ना तो भुवना नाम। अब देखो ये विशेषण विशेष्य है ना, इसलिए दोनों एक ही वचन में होंगे। ये बहुवचन है तो ये बहुवचन है। फिर हमने कहा कि भाई समाहार पद इसमें जोड़ देना होता है क्योंकि समूह तभी बन पाएगा। तो ये अब समूह हो गया हमारा, किसका समूह हुआ, 3 भुवनों का समूह। त्रयाणाम बहुवचन है, भुवनानाम बहुवचन है, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, 3 भुवनों का समूह। ठीक है, अब यहां पर हम समास करेंगे तो यहां से 3 ले लेंगे, इधर से भुवन ले लेंगे, तो 3 शब्द हमारा त्रि है, मेन तो मूल त्रि है, तो त्रि ले लेंगे और भुवन ले लेंगे। हमने कहा कि नपुंसक लिंग में आपका इसमें पूरा समस्त पद बनेगा और कुछ जगह पर आपको स्त्रीलिंग में भी मिलेंगे उदाहरण। तो यहां बन जाएगा त्रि ऐसे और भुवन ले लेंगे इधर से और नपुंसक लिंग में बना डालेंगे तो बन जाएगा आपका त्रिभुवनम। कितना आसान है, त्रिभुवनम। ऐसे आप समझ जाना। अब मान लो एग्जाम में सवाल आता है कि त्रयाणाम भुवनानाम समाहार बराबर क्या होगा, कौन सा समास होगा, ऐसा पूछा जा सकता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है त्रिभुवनम इत्यत्र कह समास है, यहां कौन सा समास है, या पूछा जा सकता है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, या पूछा जा सकता है त्रिभुवनम इत्यस्य विग्रह क, इसका विग्रह क्या है। इस तरह से समास के सवाल आपके इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, उदाहरण 1 हो चुका है, अगला उदाहरण लिखेंगे। अब लिखें पंचानाम पात्राणाम समाहार। कोई 5 पात्र हैं बच्चों, ठीक है, पात्र हैं कोई भी 5। अब उन 5 पात्रों को हमने एक जगह कर दिया, इकट्ठा कर दिया उनको, तो अब क्या हो गया, समूह हो गया उनका। क्या हो गया, समूह हो गया। तो उसको क्या कहेंगे, पंचानाम पात्राणाम समाहारा बराबर पंच, इधर से पंच हुआ और पात्र हुआ और नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो पंच पात्रम बन जाएगा ऐसे। अगला उदाहरण लिखे यहां पर 3 नंबर देखिए, चतुर्नाम युगानाम समाहार। देखिए चतुर्नाम युगानाम समाहार है, 4 युगों का समूह। क्या है, 4 युगों का समूह क्या कहलाता है, तो चतुर हो जाएगा और इधर युगम हो जाएगा तो बन जाएगा चतुर्युगम। ऐसे चतुर युगम, इस तरह से बन जाएगा चतुर्युगम। यदि सवाल आया चतुर्युगम में समास, तो यहां पर हमने कहा भाई पहला आपको संख्या मिलेगी, पहली संख्या मिलेगी पहली, तो यहां पर संख्या दे रखी है चतु, ठीक है, यहां पर संख्या दे रखी है पंच, यहां पर संख्या दे रखी है त्रि। मैंने आपको यह समझा दिया था कि पहला पद आपका संख्यावाची होगा और दूसरा आपका संज्ञा है। इधर जो मिलेगा वो संज्ञा मिलेगा, कोई भी पद संज्ञा वाला आपको मिलेगा। इसके बाद में आगे आप लिखेंगे इसमें उदाहरण, जैसे कि आपका 2 का उदाहरण बताता हूं मैं। द्वयो हो गवो हो समाहार है, यानी 2 गायों का समूह। अब यहां पर द्विवचन आ गया, इधर भी द्विवचन आ गया, क्योंकि यहां पर 2 गायें हैं, ठीक है तो षष्ठी विभक्ति तो षष्ठी ही है, लेकिन हमने कहा कि षष्ठी विभक्ति के अंदर भी ये देखना है कि भाई संख्या के आधार पे यदि 2 है तो द्विवचन और ज्यादा है तो बहुवचन। तो यहां पर 2 है तो इसलिए हमने द्विवचन का प्रयोग किया है। तो द्वयो हो गवो हो समाहार है, तो यहां पर से द्वि ले लेंगे, इधर से क्या लेंगे बच्चों, द्वि, और इधर आपका गो शब्द है। अब गो में से ओ को ऊ बना लेंगे तो गुहु बन जाएगा द्विगुहु। अब देखो यहां पर द्विगुहु शब्द आ गया। अब मान लो सवाल आ गया कि द्विगु समास जो आपका है उस द्विगुहु शब्द में कौन सा समास है, तो द्विगुहु शब्द के अंदर द्विगु समास है। कितना बढ़िया है, क्योंकि यहां पर देखिए संख्या आ रही है और इधर आपका ये संज्ञा आ रहा है, इसलिए यहां पर समास हो जाएगा आपका ये। ठीक है बच्चों, आगे चलिए।
इसके बाद में है नवानाम, नवानाम रात्रिणाम समाहारे, 9 रातों का समूह, यानी 9 रातों का समूह क्या कहलाता है बच्चों बताइए? 9 रातों के लिए क्या आता है? 9 दिन का उपवास करते हो ना आप लोग, नवरात्रा आते हैं। क्या आते हैं? नवरात्रा। तो उनको संस्कृत में नवरात्रम बोलेंगे हम, ठीक है, नवरात्रम। यहां पर क्या होता है, जब रात्र शब्द के साथ में संख्या आती है तो यहां पर रात्रि जो है वो रात्र में बदल जाता है, रात्रि शब्द हमारा रात्र में बदल जाएगा इस तरीका से, समझ गए बात को, नपुंसकलिंग के अंदर। तो यहां पर बन जाएगा नव, और रात्रि की जगह रात्र हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो नवरात्रम, ऐसे बनेगा। अब नवरात्रम का मतलब हो गया 9 दिनों का समूह, ठीक है, 9 दिन के पूरे समूह को हम क्या कहेंगे? नवरात्रम, ऐसा हम बोलते हैं, नवरात्रम। इसके बाद में आगे लिखेंगे भाई, जैसे द्विरात्रम है तो आप यहां पर द्वयो हो रात्रयो हो, ठीक है, रात्रयो हो समाहार है। देखिए अब यहां पर द्विवचन आ गया बच्चों, इसलिए हमने यहां पर द्विवचन का प्रयोग किया, क्योंकि 2 दिन की बात है, 2 रात्रों की बात है। यहां पर बहुत सारी रातों की बात थी, यानी 9 रातों की बात थी, यहां सिर्फ 2 रातों की बात है तो द्विवचन आएगा। तो यहां पर देखिए द्वि आ जाएगा, द्वि, और रात्रि का रात्र हो जाएगा, द्विरात्रम बन जाता है। इसके बाद में आपने पंचतंत्र का नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत ही फेमस ग्रंथ है। तो लिखेंगे पंचानाम तंत्राणाम, पंचानाम तंत्राणाम समाहार है। क्या? समाहार है। तो इधर से ले लेंगे पंच और इधर से ले लेंगे तंत्र, बन जाएगा पंचतंत्रम। क्या बन जाएगा? पंचतंत्रम। इस तरह से हम बना लेते हैं। इसके बाद में इसमें और भी उदाहरण हमारे बन सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो आप ऐसे, ठीक है। मैं यहां मिटा रहा हूं इसको और यहां 2 उदाहरण और आपको बता देता हूं इस जगह पे। देखिए और भी हैं उदाहरण, तो इसमें यहां मैं 8वें उदाहरण को लिख रहा हूं, ठीक है। तो 8वां उदाहरण है, जैसे आपने दशानन का नाम सुना है बच्चों, दशानन, उसका मैं बना रहा हूं यहां पर। लिखिए दशानाम, लिखो दशानाम। आनन यानी क्या होता है बच्चों? आनन, आनन, आनन यानी मुख होता है कि नहीं? दशानन का नाम सुना है आपने, तो 10 आनन, 10 यानी 10 और आनन यानी मुख, तो आनना नाम, दशानाम आनना नाम समाहार है। 10 आननों का समूह। आनन का मतलब क्या होता है? मुख होता है। तो इधर से हम 10 ले लेंगे और इधर से आनन ले लेंगे। अब आनन और 10 में संधि करनी पड़ेगी हमें। 10 और आनन में यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी बच्चों, ए और ए मिलके आ हो जाएगा, तो बन जाएगा दशा, दशाननम, ऐसे। अब दशाननम हमने इसलिए बनाया क्योंकि आपको पता है कि द्विगु समास आपका बन रहा है किसमें? नपुंसकलिंग में बनेगा, एक वचन में, और बहुत कुछ उदाहरण आपके स्त्रीलिंग में बनते हैं बस। अब यहां पर देखिए दशानन, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर दशानन में तो आपका बहुब्री समास होता है। नहीं ऐसा नहीं है बच्चों। बहुब्री समास कब होगा? हमने आपको एक बात तो कल भी बताई थी, यानी इससे पहले की क्लास में बताई थी। समास आपका डिपेंड होता है विग्रह के आधार पर। किसके आधार पर? विग्रह के आधार पर। हम जिस तरह का विग्रह करेंगे उसका समास बदल जाएगा। अब इसी का विग्रह यदि हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें समास बदल जाएगा आपका। या फिर आप यूं समझ सकते हैं इसको, यदि हम ऐसे बना देते हैं दशानन है, देखो थोड़ा सा अंतर है इसमें। इसमें हमने विसर्ग लगा दिया और इसमें विसर्ग नहीं लगाया। अब यहां पर समास बदल गया बच्चों, ध्यान रखना इस बात को। यदि दशानन ऐसा आता है विसर्ग लगा हुआ, तो समझ जाना अन्य अर्थ का बोध करा रहा है। इसका मतलब यहां पर बच्चों आपका द्विगु समास नहीं होगा, यहां बहुब्री समास होगा। बहुब्री समास हम पढ़ाएंगे आपको अगली क्लास में, अभी पढ़ाया नहीं है। बहुब्री समास होगा। और यदि यहां नपुंसकलिंग में लिखा हुआ है दशाननम, आननम लिखा हुआ है, तो समझ जाना यहां आपका द्विगु समास होगा। यही तो अंतर है आपका विग्रह वाला। तो विग्रह से अंतर हुआ, ये दशानाम आननानाम समाहारा, तो दशाननम बनेगा। और 10 है मुख जिसके, ऐसा वह। इस तरह का अर्थ जब हम निकालेंगे, लंबा है उदर जिसका वह लंबोदर कहलाता है, ठीक है। मोदक प्रिय, मोदक है, लड्डू है जिनको प्रिय वो मोदक प्रिय कहलाते हैं। नीला है कंठ जिनका वे नीलकंठ कहलाते हैं। इस तरह आप बनाते हैं ना, वो सब आप किस में बनाते हैं? बहुब्री में।
आप यूं समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे देवी देवता भगवान हैं, उनके जितने भी पर्यायवाची हैं वो सबके सब बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं। ऐसा आप मोटा मोटा समझ सकते हैं इस बात को। अब आप खुद ही जानते हैं कि भाई दशानन किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका किस में जाएगा, बहुब्री समास में। लेकिन दशाननम यदि आ जाता है तो यहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक उदाहरण और इसमें नोट करेंगे, जैसे कि हम कहेंगे भाई 7 दिनों का समूह, तो क्या लिखेंगे, सप्तानाम दिनानाम समाहार है। सप्ताह नाम दिनानाम समाहार है, तो बन जाएगा सप्तदिनम। क्या बनेगा बच्चों, सप्तदिनम। अब यहां पर सप्त संख्या हो गई, दिनम आपकी संज्ञा शब्द आ गया, तो सप्तदिनम ऐसा आपका यहां बन जाता है। अब ये हमारे उदाहरण हो जाते हैं बच्चों, सारे के सारे उदाहरण एकदम मोस्ट से मोस्ट उदाहरण हैं, या तो एग्जाम में आ चुके हैं, नहीं तो आने वाले पेपर में जरूर आपको मिलेंगे। ठीक है ना। अब इसमें कुछ उदाहरण हम वो देख लेते हैं जो स्त्रीलिंग में बनते हैं। ठीक है ना। हमने कहा कि या तो आपका नपुंसक लिंग में बनेगा समस्त पद, या स्त्रीलिंग के अंदर बनेगा। तो अब स्त्रीलिंग वाले उदाहरण हम जान लेते हैं। चलिए इनको नोट करिए बच्चों यहां तक। चलिए बच्चों, अब आगे हम उदाहरण आपको बताते हैं, ऐसे उदाहरण जो समस्त पद करने पर स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले हमने जितने भी उदाहरण अभी जाने हैं वो सबके सब नपुंसक लिंग एक वचन में बन रहे थे। अब हम जो उदाहरण आपको बताने वाले हैं वो स्त्रीलिंग के अंदर बनेंगे बच्चों। देखिए कैसे बनेंगे। नंबर 1 डालेंगे, पंचानाम वटानाम समाहार है। देखिए, पंचानाम वटानाम समाहार है। पंचवट, वट जानते हैं, यहां वट वृक्ष होता है, पेड़ होता है वट का, और पंच यानी 5, तो यहां पर संख्या है और ये संज्ञा है। तो 5 वटों का समूह, 5 वट वृक्षों का समूह क्या कहलाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर बनेगा पंचवटी। पंचवटी क्या बनेगा यहां पर, पंचवटी। ऐसे आपको देखना है। तो यहां पर आपका नपुंसक लिंग नहीं हुआ, यहां पर आपका स्त्रीलिंग के अंदर बनता है। इसके बाद में आगे देखेंगे आप, जैसे त्रिलोकी बनता है। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, तो यहां पर त्रि ले लेंगे, इधर से आपका लोक और बना लेंगे स्त्रीलिंग में लोकी। ठीक है, लोकी, त्रिलोकी क्या बन गया, त्रिलोकी। इसके बाद में एक आता है आपका अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है। आपने नाम सुना होगा, अष्टाध्यायी बनेगा। अष्ट अध्याय, तो अष्ट ले लेंगे, यहां से अध्याय ले लेंगे और नपुंसक लिंग में बना ले, सॉरी स्त्रीलिंग में बना लेंगे अध्यायी, तो बना लेंगे अष्टाध्यायी। ऐसे अष्टाध्यायी। अब बताओ अष्टाध्यायी किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, पाणिनि जी का। ठीक है, पाणिनि जी का सबसे जो प्रसिद्ध और जो मुख्य ग्रंथ है, या फिर यूं कहें कि संस्कृत व्याकरण का सबसे ज्यादा प्रामाणिक और जो मुख्य ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। ठीक है ना, अष्टाध्यायी। इसके बाद में आगे लिखेंगे आप एक उदाहरण इसमें, शतावधि। शतानाम अब्दानाम, अब्द यानी वर्ष, शतानाम अब्दानाम समाहार है। ठीक है, अब देखो यहां पर 100 वर्षों का जो समूह होगा, 100 अब्दों का जो समूह होगा, उसको हम कहेंगे बच्चों क्या, शत ले लेंगे इधर से और इधर से अब्द ले लेंगे और स्त्रीलिंग में बना लेंगे अब्दी, तो बन जाएगा आपका शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी, इस तरह से बन जाएगा। एक उदाहरण और लिख लेते हैं इसमें, पंचानाम मूलानाम समाहार है, बन जाएगा पंचमूली। क्या बन गया बच्चों, पंचमूली। इस तरह से हमारे ये उदाहरण हो जाते हैं बच्चों स्त्रीलिंग वाले। यहां पर हमारा जो समस्त पद बन रहा है वो
स्त्रीलिंग के अंदर बन रहा है, और इससे पहले हमने देखे थे वो बन रहे थे आपके किस में बन रहे थे, नपुंसक लिंग के अंदर। तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है कौन सा, द्विगु समास। इस तरह से बच्चों देखिए यहां पर हमारे सारे के सारे उदाहरण हो जाते हैं, और ये हमारा पूरा आज का जो समास था द्विगु समास एकदम कंप्लीट हो जाता है। हमने यहां पर आपको सेलेक्टेड उदाहरण बताए हैं, और जो इसमें नियम थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के आधार पर, एग्जाम के हिसाब से जितना आपको मैटर देना चाहिए वो मैंने यहां पर पर्याप्त आपको बता दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए इनमें से जरूर पेपर में मिल जाएगा। यदि यहाँ से कोई सवाल बनेगा तो हमने जो आपको उदाहरण बताए हैं इनमें से निश्चित रूप से 99% हम कह सकते हैं कि यहाँ से सवाल आपका बन जाएगा, या कुछ छुटमुट आपके कोई छोटा मोटा परिवर्तन होकर आपको सवाल यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें हमने जो समझाया आपको वो आपको ध्यान रखना है। संख्या पूर्व द्विगु हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहला पद आपको संख्यावाची मिलेगा, दूसरा आपको संज्ञावाची मिलेगा, तो समझ जाना वहाँ द्विगु समास है। इसके अलावा हमने इसमें आपको बताया कि इसमें आप विग्रह किस तरह से करेंगे, इसमें आप समस्त पद कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हमने आपको इसमें उदाहरण बता दिए जो नपुंसक लिंग में बनते हैं, इसके अलावा जो आपको स्त्रीलिंग में बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, ये एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, तो इसको आप आराम से समझ गए होंगे। इसको एक आध बार आप देख लेना या अपनी कॉपी में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको आराम से लिख कर नोट्स बना सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी जरूर बताना। इसमें कोई डाउट है, कोई भी सवाल है आपका तो भी आप सवाल पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अगली क्लास फिर लेकर आएंगे आपके लिए बहुत जल्द, ठीक है। और फिर जो भी मैटर आपका रहेगा, टेस्ट सीरीज की बात चल रही है, टेस्ट सीरीज में आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा दोस्तों। या फिर मैं आपको फिक्स बता देता हूँ, या तो 15 अगस्त के दिन आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, या हो सकता है 15 के बाद में जस्ट आपको मिले, क्योंकि हम थोड़ा सा क्या है 15 अगस्त के कार्यक्रमों में बिजी हैं। इसके अलावा और भी हमारी क्लासेज चलती हैं, वहाँ पर हमारा समय भी मतलब व्यस्त रहता है, ठीक है। और भी हमारे कई काम रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए हम समय निकाल करके यहाँ क्लास आपको देते हैं और देते रहेंगे दोस्तों। इसलिए चैनल से जुड़ जाइए, और लास्ट में हम वो बार बार कहते हैं कि भाई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।